हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLCC का। मजे में ही होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा क्योंकि साइकिल ही साइकिल है, तो साइकिल चलाते रहो। तो बात थी हमारी पिछले टर्न पे, हमने क्रैब चक्र की बात की और उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र की बात कर रहे थे। देखिए जनरली क्या होता है, ये आपके पास सेल थी, ये वाली एक कोशिका है। इस कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपके पास, और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अंतर्वलन पाए जाते हैं। आपने इन अंतर्वलनों को नाम दिया था क्रिस्टी, याद होगा आपको, सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा था इसको। तो यहां पर ग्लूकोज से और आपके पास बन गया था पायरुविक अम्ल। ये पायरुविक अम्ल इस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर प्रवेश करके और मैट्रिक्स में आ गया, और मैट्रिक्स में आने के बाद इससे बन गया था आपके पास एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है विघटित हुआ इसी जगह पर, और फाइनली इससे CO2 और H2O बन गए, और साथ साथ में आपके पास बन गया था क्या, यहां पर NADH2, ये बन गए थे। अब यदि मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर की तरफ दर्शाऊं तो ये बाहर वाली झिल्ली ये हो गई क्रिस्टी, और ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल का पहले परिवर्तन हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में। इस दौरान आपके पास NADH2 बना था, याद होगा, और ये एसिटिल कोएंजाइम एक क्रैब चक्र में प्रवेश कर गया था, और इस क्रैब साइकिल के अंदर आपके पास NADH2 बने थे, और इस झिल्ली के अंदर एक क्रिया हुई थी, उसके तहत आपके पास FADH2 बना। मैं आपको पिछले टर्न पे एक बात और भी कह के गया था कि NAD जो है वो सामान्य अवस्थाओं में इस अवस्था में पाया जाता है, NAD प्लस की अवस्था में। जब ये अपने साथ प्रोटॉन को जोड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन आयनों को जोड़ेगा, तो उससे पहले दो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेगा, और हाइड्रोजन अलग होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी अलग होंगे। तो ये हाइड्रोजन को साथ में जोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। उन इलेक्ट्रॉन को हम उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार जो है ना, उपापचय मतलब सॉरी उसको क्या है, अपचायक विभव के अनुसार क्या करेंगे, जो है उसकी ऊर्जा विमुक्त होती है, उसका स्टेबलाइजेशन मतलब उसका स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रक्रम का नाम है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। तो ये वाला कार्यक्रम जो है, ये NAD जो होते हैं, ये इस झिल्ली के अंदर FAD, ये यहां पर ऑक्सीकृत होंगे, इनका हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऊर्जा निकलेगी। उस ऊर्जा को ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में बना लेता है। इस कार्यक्रम का नाम है ETS। तो परिभाषा शायद समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र इलेक्ट्रॉनों को उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार जो है ना, वो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार जब उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में गति करते हैं तो ऊर्जा विमुक्त होती है, और इस विमुक्त ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहलाती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र आप लोगों ने जो है ना प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, तो रसोप्रासरणी सिद्धांत पढ़ा था ना, उसके अनुसार गति करता है हाइड्रोजन आयन, और वो रसोप्रासरणी सिद्धांत के अनुसार। तो वो यहां पर भी अप्लाई होता है, बस वहां पर तो जो है ना क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड की झिल्ली में होता है, यहां पे क्रिस्टी की झिल्ली में देखा जाता है, बस बात खत्म। तो आते हैं अपन इसमें कि क्या होता है। देखिए इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में 5 कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम था आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, इसको NADH2 बोला जाता है। NADP रिडक्टेज होता है वैसे, इसको NADH2। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है FADH2। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम एक तरह की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, आयन युक्त होती है, फेरस आयन युक्त होती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है। तो साइटोक्रोम B और C1 ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स थर्ड का निर्माण करते हैं, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का निर्माण करेगा आपके पास कौन, साइटोक्रोम A एंड A3, और फिफ्थ का निर्माण करेगा एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम। ये 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होते हैं। ये मैट्रिक्स में मिलता है, और ये कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मिलते हैं।
अब इस कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को इसके साथ जोड़ने वाले एक प्रोटीन होती है जिसको यूबीक्विनोन बोला जाता है। ठीक है, यूबीक्विनोन, कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं इसको, कोएंजाइम क्यू भी बोला जाता है, और या आप इसको यूबीक्विनोन कह सकते हो। ये फर्स्ट और सेकंड को थर्ड से जोड़ता है, और इस थर्ड को फोर्थ से जोड़ने वाला होता है साइटोक्रोम सी। ये एक छोटी प्रोटीन है जो क्या करती है, इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। जो सतही होती है, छोटी प्रोटीन होती है, गतिशील प्रोटीन होती है। ये गतिशील प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को इसमें स्थानांतरित करने का कार्यक्रम कर देती है। तो ये दोस्तों आपने पिछले टर्न पे लिखा था कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के तहत खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण में बनने वाले NAD और FADH2 का ऑक्सीकरण किया जाता है। इनको वापस NAD में बदला जाता है। इस दौरान जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसको ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। इस तंत्र का नाम हमने रखा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, पहला पॉइंट। दूसरा, इस तंत्र में 5 कॉम्प्लेक्स या संकुल भाग लेते हैं, जिनमें पहला संकुल NADH2 है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में स्थित होता है। दूसरा संकुल FADH2 होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। तीसरा साइटोक्रोम BC1 होता है, यह भी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। चौथा साइटोक्रोम A और A3 होता है, यह भी झिल्ली में होता है। और एटीपेज ये F1 पार्टिकल के शीर्ष भाग में पाया जाता है। F1 पार्टिकल के का जो वो होता है हेड रीजन, उसमें उपस्थित होता है। इनके पास जो है ना, ये फेरस युक्त साइटोक्रोम, एक फेरस युक्त क्या होती है, प्रोटीन होती है जो इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, आदान प्रदान दोनों करती है। साइटोक्रोम A और A3 को सम्मिलित रूप से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। इसके पास फेरस के साथ साथ कॉपर भी पाया जाता है। ठीक है, और ये साइनाइड संवेदी होती है। यदि साइनाइड इसके कांटेक्ट में आ जाए तो ये विकृत हो जाती है और उससे जीव की डेथ हो जाती है। ठीक है, ए फर्स्ट और सेकंड को थर्ड से जोड़ता है यूबीक्विनोन, जिसको पहले कोएंजाइम क्यू कहा जाता था, और बी थर्ड और फोर्थ को साइटोक्रोम सी जोड़ता है। ये एक छोटी प्रोटीन होती है, सतही प्रोटीन होती है, गतिशील प्रोटीन होती है। तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने, छोटी, गतिशील और सतही प्रोटीन होती है। और पांचवा एटीपेज एंजाइम होता है जो F1 पार्टिकल के हेड रीजन में उपस्थित होता है। ये पिछले टर्न पे आपने थ्योरी लिखी थी। अब हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं कि होता क्या है इसमें। देखिए, एक बार मैं आपको इसका सिंपल प्रारूप बता देता हूं। दरअसल क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो उत्तेजित अवस्था में होता है तो वो अपने कक्ष से बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अपने मूल अवस्था में पुनः लौट आता है, अपने उच्च ऊर्जा इस कक्षों में चला जाता है, और वहां से वापस जैसे जैसे ऊर्जा घटती है वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। होता है ऐसा कुछ। तो जब वो अपनी मूल अवस्था में आता है तो ऊर्जा का त्याग होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इस ऊर्जा को स्थिरीकृत करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो हमें उसी की बात करनी है। आपके पास है सबसे पहला पॉइंट, ये NADH2 है, NADH2। ठीक है, और ये है आपके पास FADH2। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड। ये अपनी हाइड्रोजन को एंजाइम Q को देते हैं, यूबीक्विनोन को देते हैं। ठीक है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ठीक है ना, जब ये अपनी मतलब है ना हाइड्रोजन इसको स्थानांतरित करते हैं तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी इसको चले जाएंगे। इस दौरान ऊर्जा विमुक्त होती है, इधर नहीं होगी, इधर होती है, और इसमें क्या होता है, एक एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। कोएंजाइम क्यू अपनी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर देता है साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम कर देता है साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C की सहायता से, और इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम A को, और साइटोक्रोम A दे देता है साइटोक्रोम A3 को। ठीक है, एक सिंपल प्रारूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम एनसीईआरटी के डायग्राम पर भी चलेंगे, पर ये इजी है समझने में, इसलिए आपको याद रखना है। तो देखिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दिए,
तो हाइड्रोजन भी कोएंजाइम क्यू पर ट्रांसफर हो गई, या फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो हाइड्रोजन भी इस पे स्थानांतरित हो गई। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये किस में बदल जाएगा, कोएंजाइम QH2 में बदल जाएगा। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा तो पुनः इसमें बदल जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन यहां से विमुक्त हो जाएंगे। अब साइटोक्रोम बी C1 को अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, इस दौरान ऊर्जा का जो है ना विमुक्ति होती है, जिसको अपन ATP के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। C1 से साइटोक्रोम C की सहायता से ये A और A3 को पहुंच जाता है और यहां पर पुनः ऊर्जा निकलती है ATP के रूप में। बस ये तो मीडिएटर है, इससे लेकर इसको देगा। पोटेंशियल में अंतर तो यहां पर आएगा, जहां जहां पे पोटेंशियल में विभव में अंतर आता है वहां पर ATP बन जाते, ठीक है। और फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, हाफ O2 पर चले जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये आप हाफ O2 को O भी लिख सकते हो, पर मैं इसको O लिखता तो आप इसको तत्व मान लेते, जबकि ये गैसीय अवस्था में, तो इसलिए हमने हाफ O2 लिखा। तो ये क्या करती है, हाफ O2 इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके और एक अणु जल का बना लेती है। शायद मेरी बात समझ में आ गई। हमने एक बात कही थी, चलो इसको शुरू से बात देखते हैं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स। देखो फर्स्ट अपने इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q को देगा और Q B C1 को देगा। तो फर्स्ट को थर्ड से कौन जोड़ रहा है, कोएंजाइम Q। और ये सेकंड अपने एंजाइम इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देगा। तो दूसरे को तीसरे से कौन जोड़ रहा है, ये। तो पहले को दूसरे से कोई नहीं जोड़ता, पहले दूसरे को एक साथ तीसरे के साथ जोड़ने का काम कोएंजाइम Q करता है। ये आपके पास NAD था, मैंने आपको पहले भी कहा था प्लस अवस्था में है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो पहली बार में पहला इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये इस तरीके का हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये ऋणावेशित हो जाता है। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो ये आपके पास व्यवस्था हो जाती है NADH2 की। ऐसा ही FAD के साथ है। इसके हाइड्रोजन निकलेंगे तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन भी ले लेगा और हाइड्रोजन लेगा तो कोएंजाइम Q बन जाएगा। आगे ये दोनों के दोनों जो है ना, ये केवल इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, हाइड्रोजन ग्राही नहीं है। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन तो गति कर जाएगा लेकिन प्रोटॉन्स बाहर निकल जाएंगे और ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का एक अणु बना देंगे। इसको अपन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। तो ये तो इसका सीधा तरीका था समझने का। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी जटिलता की आती है। तो देखिए क्या होता है, ये आपके पास था NADH2, ये बदल गया NAD में, ठीक है। इसी को हम फर्स्ट सेकंड को साथ ही ले लेते हैं। तो इस NAD ने अपने NADH2 में बदला तो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसने FAD को दे दिए और FAD किस में बदल गया, FADH2 में बदल गया। हाइड्रोजन ले लिया ना इसने इससे, इसका हाइड्रोजन इस पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सॉरी, ये लो, इसने ये इधर बदला तो ये इधर बदल गया इलेक्ट्रॉन लेकर, इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिले, ठीक है ना, तो ये इसमें बदल गया, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों चले। इस दौरान एनर्जी निकलती है तो उसको ADP जो है वो ATP में बदलने के काम आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये आपके पास है कोएंजाइम Q ले लेते हैं। अब इसके साथ में कोएंजाइम Q, ये अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दे देगा, कोएंजाइम Q को दे देगा तो कोएंजाइम Q किस में बदल जाएगा, QH2 में बदल जाएगा, ठीक है। ये इधर आ गया और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा और अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम B को देगा। तो साइटोक्रोम B में क्या होता है, फेरस जो होता है ना वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इधर Fe+3 था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो Fe+2 में बदल जाएगा और यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, प्रोटॉन लेता नहीं। अब ये Fe+2 वापस Fe+3 में बदल जाएगा, बदले में ये अपने जो है ना
साइटोक्रोम सी को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और Fe+2 में बदल जाएगा। सॉरी ये त्यागेगा इसमें, ये इसमें बदल जाएगा। Fe+3 है ये येलो, ये इसमें बदल जाएगा और यहां पर फिर एक ADP एक ATP में बदल जाएगा। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को देगा, साइटोक्रोम सी को देगा और साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए पर और देन साइटोक्रोम A3 पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहां से निकले, इसका माउथ चेंज करेंगे अपन, ये 3 है, इसको इधर कर देंगे, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको पहुंच गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये वापस इसमें बदल गया, इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, ये 2 हो गए और ये हो जाएगा आपके पास 3। ये वापस इसमें बदल जाएगा, सॉरी ये वापस इसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इधर Fe+2 हो जाएगा, इधर Fe+2 हो जाएगा, इधर फिर Fe+2 हो जाएगा और ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन हाफ O2 को चले जाएंगे, ये लीजिएगा। और यहाँ पर ये इसका हो गया, ये कन्वर्ट इसमें हो गया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन Fe+2 में है तो ये इधर Fe+3 हो जाएगा और ये इधर Fe+3 हो जाएगा। इसने इसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इससे इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये इधर आ गया, फिर ये वापस इधर मुड़ गया, हाँ, और इसने इसको दे दिए और इसने इसको दे दी। चलो जी, अब जरा सा देखिएगा, यहाँ से ATP निकला, यहाँ से ATP निकला और एक ATP का ADP जो है वो इसमें कन्वर्ट होकर ATP बना देता है। उलझने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है ये। इस NAD ने अपने इलेक्ट्रॉन, जब ये NADH2 में कन्वर्ट हुआ था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन FAD को प्रदान कर दी। FAD इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी लेकर FADH2 में बदल गया। इस दौरान जो ऊर्जा विमुक्त हुई उसको ADP अपने साथ जोड़ के ATP बनाने के काम में ले लेता। जब FAD से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को स्थानांतरित होते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, कोएंजाइम QH2 का निर्माण हो जाता है और ये कोएंजाइम QH2 अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B, C1, C, A और A3 को क्रमिक रूप से स्थानांतरित कर देता है। इस दौरान रेडॉक्स पोटेंशियल में जो परिवर्तन आता है उसके फलस्वरूप ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस चक्रीय पथ में गति करते हैं और फाइनली ATP बन जाता है। ये हाइड्रोजन जो है वो इस जल मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का एक अणु बना देता है। तो दोस्तों ये था आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। अब जरा सा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहती है एनसीईआरटी? देखिए ये आपके पास है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ प्रोटीन्स को इसके अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सॉरी कॉम्प्लेक्सेस को। ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड, फाइनली
ये हो गई आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हो गया पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। अब देखिए क्या होता है, ये एनएडी है, एनएडी, ठीक है। और ये कन्वर्ट होता है NADH.H प्लस में NAD, ठीक है। और उस कंडीशन में एंजाइम चाहिए आपको NAD रिडक्टेज, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो यहां से जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन आयन विमुक्त होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन, और ये दोनों हाइड्रोजन आयन इस तरीके से होकर पीएमएस में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये हो गया आपके पास दो के अकॉर्डिंग है तो 4 रखने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन आयन इसमें विमुक्त हो गए, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन आयन इससे फ्री होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए आपके पास इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन को FMN के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। फेरेडोक्सिन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और ये FES प्रोटीन के द्वारा, फेरस सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन इसकी झिल्ली में उपस्थित यूबीक्यूनोन, जिसको अपने कोएंजाइम Q भी बोला था, उसको स्थानांतरित हो जाते हैं। और यूबीक्यूनोन जो है वो यूबीक्यूनोन H2 में परिवर्तित हो जाता है। अब इस यूबीक्यूनोन से ये हाइड्रोजन आयंस तो जो होते हैं ना वो 4H प्लस इधर स्थानांतरित हो गए, ठीक है। सॉरी, इसको UQH2 ही रखना। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम B को मिल जाते हैं, ये साइटोक्रोम B को मिल गए। और ये FES प्रोटीन सब में काम आएगी, ये FES प्रोटीन की सहायता से इसके ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पे पहुंच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या होगा, साइटोक्रोम C जो है, ये साइटोक्रोम C ये क्या करेगा, स्थानांतरित कर देगा किसके ऊपर, इस वाले सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और यहां से ये कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है आपके पास, और यहां से साइटोक्रोम A3, ठीक है, इसकी सहायता से होते हुए और फाइनली किसको स्थानांतरित हो जाएंगे, हाफ O2 को स्थानांतरित हो जाएंगे। और ये हाफ O2 2 हाइड्रोजन आयनों से क्रिया करके और जल का निर्माण कर देगी, जिसको आपने उसमें डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। 2H प्लस के साथ में रिएक्ट होकर H2O का निर्माण कर देती है। ये है आपके पास सक्सीनेट, ये सक्सीनेट जो इस झिल्ली के अंदर था, ये क्या करता है, फ्यूमेरेट में बदलता है। फ्यूमेरेट में बदलता है तो जो हाइड्रोजन है वो FAD ग्रहण करता है, आपको पता है, और इससे FADH2 बनता है, और ये FAD में वापस कन्वर्ट होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन इस तरफ रिलीज हो जाने, ठीक है। ये था हमारे पास एक टोटल कार्यक्रम। अब ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना, ये अपनी उच्च सांद्रता से और इस F1 पार्टिकल से होते हुए इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं। यहां पर इसका डायग्राम यदि हम बनाएं तो एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास ये डायग्राम है, ये इसकी नेक है, ये इसका बेस है, इसको F0 पार्टिकल बोलते हैं, इसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। यहां पर हाइड्रोजन आयन थे, ये यहां से गति करेंगे बाहर की तरफ, इसमें एक टनल होती है उसकी सहायता से ये गति करते हैं। और यहां एंजाइम होता है एटीपेज, ये क्या करेगा, यहां ADP को और किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन आयन जो है वो मैट्रिक्स में मुक्त हो जाते हैं, जहां पे ऑक्सीजन से क्रिया करके पुनः जल का निर्माण कर देते हैं। तो ये एनसीईआरटी का कार्यक्रम था जो कि आपको आपके जस्ट सामने, तो ये था दोस्तों हमारा ETS। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप है, ज्यादा इसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। NADH2 बना था भोजन के ऑक्सीकरण से, मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, और NAD में बदला तो हाइड्रोजन मुक्त किए, हाइड्रोजन मुक्त किए तो इलेक्ट्रॉन भी मुक्त करने होंगे।
तो हाइड्रोजन तो क्या होंगे, इसकी सहायता से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में स्थानांतरित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन FMN FES से होते हुए कोएंजाइम Q पे पहुंच जाएंगे। कोएंजाइम Q जो है वो इन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होकर कोएंजाइम QS2 बना देगा और ये इलेक्ट्रॉन अगली बार ये साइटोक्रोम B को दे देगा और ये जो है वापस विमुक्त हो जाएंगे किसमें, कोशिका PMS में। अब देखिए ये FES की सहायता से साइटोक्रोम C1 पे पहुंचेगा और साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C की सहायता से ये क्या करेगा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ये वाला, तो इसके A और A3 को पहुंच जाएगा। A जो है वो क्या करेगा, A3 को ट्रांसफर कर देगा और A3 क्या करेगा, इसको जो है ना हाफ O2 को दे देगा और हाफ O2 जो इधर से हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं उनके साथ रिएक्ट होकर जल का अणु बना देगा। इस दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, जैसा कि आपने रसोप्राशनी सिद्धांत में प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो ऊर्जा विमुक्त होती है। उस ऊर्जा को, इसका डायग्राम मैंने इधर बनाया है, ये F0 है, ये F1 पार्टिकल है, इसके हेड रीजन में एटीपेज एंजाइम होता है, तो जो ऊर्जा विमुक्त होती है उस ऊर्जा को ये एडीपी के साथ एक फास्फेट प्लस आईपी कर दो, इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़कर एटीपी का निर्माण कर देता है, हाइड्रोजन आयन विमुक्त हो जाता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन हेड से नहीं निकलता, इसके साइड से निकलता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, याद भी रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल क्या, ईटीएस। एफएडी जो है वो कोशिका झिल्ली में के अंदर स्थित होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है, इसलिए इसका अपन ने कॉम्प्लेक्स अलग से दिखा दिया। जब सक्सिनिक अम्ल का फ्यूमेरिक अम्ल में कन्वर्जन होता है तो एफएडी को हाइड्रोजन मिलता है और एफएडीएस2 बन जाता है। ये वापस एफएडी में बदलेगा तो हाइड्रोजन आयनों को पीएमएस में मुक्त कर देगा। दैट्स ऑल। तो ये था आपके पास आपकी एनसीईआरटी का ईटीएस। बात पूरी होती है, यहां आकर हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों अगला पॉइंट, और वो है आपका इसकी ऊर्जा का जो है ना और टोटल अकाउंट। तो बात करते हैं हम एनर्जी अकाउंट की। अकाउंट मतलब हमें एक ग्लूकोज से एटीपी कैसे प्राप्त होते हैं उनकी बात करनी है, कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। तो हम छोटे छोटे 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। देखिए ये आपके पास है, सबसे पहला पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बेटा ऊर्जा मतलब आंसर क्वेश्चंस यहीं से ज्यादा आते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना एनर्जी अकाउंट आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मेडिकल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा की बात यदि आप करोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप इसे एनसीईआरटी में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हमें अलग से देखना होता है और इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ये ग्लाइकोलिसिस याद करो, इसमें पहला पॉइंट था आपके पास ग्लूकोज, इससे आपने बनाया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद है ना। और इसके अंदर आपकी एनर्जी लगी थी, याद हो तो एनर्जी जो है ना एटीपी के रूप में काम आई थी, इसलिए -1 एटीपी लिखोगे आप इसमें, ठीक है। ये तो लब्धि है, ये ऊर्जा यौगिक है और ये पद है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे पद ऊर्जा यौगिक और आपके पास यहां पे लब्धि, यानी आपको प्राप्त क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दूसरा पद था फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बना था, याद हो तो आपको। इसमें भी एटीपी खर्च हुआ था, इसलिए यहां पे इसको भी -1 एटीपी लिखेंगे, खर्च हो रहा है तो माइनस में। फिर आपके पास आया 13DPGAL, इससे बना था 13DPGAL फास्फोग्लिसरिक एसिड, सॉरी PGA।
यहां पर बना था NADH2, एक NAD 3 ATP देता है, इसलिए 2 गुणा 3 इक्वल टू 6 ATP। दो से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक अणु ग्लूकोज से 2 1,3-DPGL बनते हैं और 2 1,3-DPGL 2 1,3-DPGA में बदलेंगे तो 2 NADH2 निकलेंगे, इसलिए अपन ने 2 से गुणा किया है। और एक NAD 3 ATP देता है, इसलिए 6 से गुणा कर दिया। दूसरी बात देखिएगा, 1,3-DPGA जब 3PGA में बदलता है तो ATP निकलता है, इसलिए यहां पे डायरेक्ट 2 ATP, 2 अणुओं की बात कर रहे हैं ना, इसलिए डायरेक्ट 2 ATP। और 2PEP फास्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुविक अम्ल में बदलता है तो पुनः ATP निकलता है, और ये हो गए टोटल 2 ATP। कुल ऊर्जा कितनी हो गई बनते? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस के वायवीय श्वसन के ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने ATP बनते हैं। ठीक है, यदि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो तो ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने ATP बनते हैं? तो आंसर आएगा 10। और शुद्ध लाभ कितने का होता है? तो आंसर आएगा 8, क्योंकि ये 2 माइनस हो गए, तो आपके पास यहां पे हम डायरेक्ट लाभ ही लिखेंगे 8 ATP। कुल बनते हैं 10, प्राप्त होते हैं 8, क्योंकि 2 खर्च हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? और अगला क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा और पूछे कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने ATP बनते हैं, तो 4 ही तो बने। ये तो NADH2 है, ये तो जब तक ETS में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं देगा, तो 4 ATP बनते हैं। और शुद्ध लाभ कितने का होता है? 2 का। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। वायवीय परिस्थिति क्वेश्चन में लिखी हो तो 8 और 10 याद रखने हैं, और केवल डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस बोला हुआ है तो 2 और 4 याद रखने, टोटल 4 बनते हैं, 2 की शुद्ध लाभ होता है। यह था हमारे पास पहला पॉइंट, बात खत्म। अब दूसरे नंबर पे आता है, 8 हो गए। अब दूसरा पद था हमारा ग्लाइकोलिसिस के बाद एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम A में बदलना। याद हो तो आपको NADH2 बना था, एक अणु के लिए एक NADH2 बनेगा तो 2 के लिए 2 अणु बनेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6 ATP। बस केवल एक ही पद है इसमें, 6 ATP प्राप्त होते हैं। तो 6 ये हो गए, इधर लिख देता हूं मैं, लास्ट में अपने काम आएंगे। 8 ATP और 6 ATP, शुद्ध लाभ की बात कर रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट आता है एसिटाइलेशन के बाद क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या मिला था आपको? पहला, आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना था, तो यही कार्यक्रम हुआ था। दूसरे नंबर पर अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना, तो फिर NADH2 बने थे, याद हो तो आपको, NADH2, और वही 3 गुणा 2 आएगा यहां पर भी, तो बराबर कितने हो जाएंगे? 6। फिर आपके पास था सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड, एक अणु के लिए 1 GTP, तो 2 के लिए 2 GTP, और GTP किसके बराबर होते हैं? ATP के बराबर होते हैं, तो 2 ATP डायरेक्ट हो गए। फिर हमारे पास आया सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, यहां पर बना था FADH2, ये हो गया FADH2। एक FAD 2 ATP देता है, इसलिए आपको क्या लिखना? 2 गुणा 2 बराबर 4 ATP। फिर हमारे पास आया मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहां पे फिर NADH2 बना था, एक NAD 3 के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6। जोड़ो कितने हो गए? 24 होते हैं, ये हो गए 24। 6 6 12 और 6 18 और 6 24 ये हो गए। अब टोटल देखो कितने हो गए? टोटल होते हैं 38 ATP, तो हमें 38 ATP प्राप्त होते हैं। पर ये संख्या वेरी करती है, NCERT कहती है 36 बनते हैं, हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 38 का। तो दरअसल हमारी बॉडी में क्या होता है, 2 तरीके के शटल सिस्टम चलते हैं, उनके कारण इनकी संख्या में परिवर्तन आता है। यदि मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चले तो 38,
और ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम चले तो 36, हम लास्ट में बात करेंगे शटल सिस्टम की। एक बार आपको ये याद रखना है, 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो ये थी बेटा जी इसकी ऊर्जा अकाउंट, जहां तक मेरे विचार से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट, वो है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी पूरा हुआ, हम बात करेंगे अनऑक्सी श्वसन की। ठीक है, अनऑक्सी श्वसन। लेकिन इससे पहले कुछ एनसीईआरटी की बातें हैं, वो बात करनी है। ऊर्जा में ही चल रहे हैं, उसी की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, आपने लिखा कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 36 या 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। आपकी एनसीईआरटी इसके लिए कहती है, तो एक बार मैं इसी को रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक बात पे ध्यान देना होगा। आपने क्या किया, जो ग्लूकोज है ये वाला, जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो इससे DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। ध्यान होगा, ये कई पदार्थों के क्या होते हैं, मध्यवर्ती हो सकते हैं। इससे वापस वसा भी बन सकता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से वसा बन सकता है, पायरुविक अम्ल से वसा बन सकता है, सिट्रिक अम्ल जो है वो कोशिकाओं में इकट्ठा हो सकता है, जैसे नींबू के अंदर होता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल जो है वो क्या करता है, मतलब है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ग्लूटेमिक अम्ल में बदल सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्लोरोफिल और लिग्निन का निर्माण कर सकता है। हमें ये वाला जो पॉइंट था कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 एटीपी प्राप्त होते हैं, ये केवल सैद्धांतिक है, मतलब हमने इसको पढ़ रखा, बस इतना सा मान लीजिए, जरूरी नहीं ऐसा हो। ये तब संभव है, आपकी एनसीईआरटी कहती है, इसलिए उन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, यह तभी संभव है जब नंबर 1, पहला, ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप पदानुसार पूर्ण ऑक्सीकरण हो। दूसरा, कोई मध्यवर्ती यौगिक किसी अन्य प्रक्रम में भाग ना ले। तीसरा, कोई अन्य क्रियाधार इस क्रिया में सम्मिलित ना हो। ये 3 पॉइंट है बेटा जी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बाई चांस क्रैब साइकिल चल रहा था और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वहां से निकलकर किधर निकल गया, मतलब है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्लोरोफिल के निर्माण में चला गया, तो आपको आगे के 6 एटीपी का लॉस हो गया ना भाई। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल बनता है, एक जीटीपी बनता है, और सक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक में बदलता है, एक एफएडी बनता है, 2 एटीपी वो गए, तो 2 और 1 3 हो गए, और
मैलिक एसिड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में बदलता है, एक NAD बनता है, 3 ATP, वो लॉस हो गए तो 6 कम हो गए ना। उसी तरीके से यदि अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल निकल जाए यहां से नाइट्रोजन स्त्रीकरण में, तो क्या हो जाएगा, 9 ATP का लॉस हो जाएगा। तो मध्यवर्ती यौगिक अन्य किसी क्रिया में भाग ना ले, वो अगले पद में हर हाल में ऑक्सीकृत हो, पदानुसार होता रहे। इसी के अलावा क्या होता है, वसाओं का विघटन होता है तो क्या बन जाता है, DHAP बन जाता है। सपोज करो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था और उसके साथ DHAP एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो आपके पास 20 ATP बढ़ जाएंगे। एक DHAP से 20 ATP बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 ATP की संख्या बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यदि मतलब है ना इसका प्रोटीन का अपघटन हो गया तो पायरुविक अम्ल बन जाता है। एक पायरुविक अम्ल 15 ATP देता है, तो नए 15 ATP और जुड़ गए उसके साथ में। तो इस तरीके से हमारी ये संख्या घट या बढ़ सकती है। यदि कोई मध्यवर्ती कई दूसरे कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो गया तो ATP की संख्या कम हो जाएगी, और यदि कोई अन्य मध्यवर्ती आके मिल गया तो ATP की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो 36 ATP आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये एक सैद्धांतिक प्रक्रम है, ना कि प्रायोगिक। ये तभी संभव है आदर्श परिस्थितियों में जब ये कार्यक्रम संपन्न हो। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे अब अनोक्सी श्वसन की। तो अनोक्सी श्वसन, देखिए नाम से पता चल रहा है। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाया जाता है। नंबर 2, आधारी पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कई बार ये बात हो चुकी है हमारी, ऑक्सीकरण होता है। इसमें कुल 7% से भी कम ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट, अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल लैक्टिक अम्ल जैसे पदार्थ बनते हैं। अंतिम उत्पाद विषैला होने से जीव की मृत्यु हो सकती है। इसे किण्वन भी कहते हैं। इसकी खोज क्रूइक शैंक द्वारा की गई। अगला, प्राकृतिक रूप से ईस्ट द्वारा किण्वन से अधिकतम 13% एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। इससे अधिक
सांद्र एल्कोहल आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं, आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, जीवों में सामान्यतया कुछ सूक्ष्म जीव ही एथिल अल्कोहल अनोक्सी श्वसन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। शेष जीवों में सामान्यतया लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए जी दोस्तों, बहुत अच्छे सी बातें यहां पर आ रही हैं आपके सामने। नंबर 1, O2 की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अनोक्सी श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसको कुछ साइंटिस्ट किण्वन भी मानते हैं, तो आप इसको किण्वन भी कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपके पास आता है आधारी पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से विघटित नहीं होता। जैसा कि अपन शुरू से बातचीत करते आ रहे हैं, सारे रासायनिक बंध नहीं टूटते, इसलिए अत्यंत कम मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। फिर हमारे पास आता है कुल 7% से भी कम ऊर्जा निकलती है, लगभग 25 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है इसमें, इसलिए 7% से भी कम ऊर्जा होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले वायवीय श्वसन की बात की। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, जैसा कि अपन ने बनाया था, और एक एटीपी में 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। यदि हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको ऊर्जा मिलती है 288.8 किलो कैलोरी। तो ये वायवीय श्वसन में ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, और इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है? मैक्सिमम 25 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 25 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। तो क्या लगभग हम लोग यदि इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं एक बार, आप इसको 300 मानो और इसको 25 मानो, तो कितनी आ जाती है? लगभग कितने गुना कम हो गई भाई? 288 मानो ना, चलो इसको कोई दिक्कत नहीं है, और 25 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। तो लगभग 7% के आसपास ऊर्जा हमें इससे मिलती है। अवायवीय श्वसन में बेहद कम ऊर्जा मिलती है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक बात और कही थी कि अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में क्या कंडीशन होती है? जीवन काल कम होता है। कारण यह है कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ज्यादा करना पड़ता है, ऊर्जा कम में निकलती है, और जो मतलब भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उसी के साथ साथ क्या होता है? हानिकारक पदार्थ और बन जाते हैं। ये क्या करते हैं? निर्जलीकारक होते हैं। एथिल अल्कोहल निर्जलीकारक होता है, जिससे इष्ट का निर्जलीकरण हो जाता है। आपको प्राकृतिक रूप से जो है 13% अल्कोहल प्राप्त होता है इष्ट के द्वारा। अब आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है इससे ज्यादा सांद्र अल्कोहल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आसवन करना पड़ता है, डिस्टिलेशन करना पड़ता है। आसवन के द्वारा जो है इसकी सांद्रता बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास। अब एक चीज और याद रखिएगा, मतलब ये किण्वन के द्वारा या अनोक्सी श्वसन के द्वारा एथिल अल्कोहल कुछ सूक्ष्म जीवों में ही बनता है। बाकी के जीवों में सामान्य उत्पाद इसका लैक्टिक अम्ल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? वो मिलते हैं, क्या कहते हैं जिसको, मतलब अवायवीय श्वसन होता है ना। अवायवीय श्वसन होता है तो मांसपेशियों को ऑक्सीजन उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती जितनी उसे जरूरी होती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? मतलब ना मांसपेशियां अवायवीय श्वसन के द्वारा लैक्टिक अम्ल बना देती हैं, और उसके कारण हमें थकान हो जाती है। ठीक है, तो उस थकान की वजह से
मतलब ना कार्य क्षमता घट जाती, तो लैक्टिक अम्ल एक सामान्य प्रक्रम है जिसके अंदर ग्लूकोज का विघटन होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है। उच्च जीवों में यह कार्यक्रम पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, ये आपके पास है ग्लूकोज, और मैंने आपको एक बात कही थी कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनना, ग्लाइकोलिसिस, ये वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के जीवों में एक सामान्य प्रक्रम है। तो ग्लूकोज से बनेगा आपके पास DHAP और PgAl। इससे बनेगा आपके पास फास्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ये बन गया फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इस दौरान आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो NADH2 निकलेगा और एक आपके पास ATP निकलेगा, याद है। इस फास्फोग्लिसरिक एसिड से PEP फास्फोइनोल पायरुवेट, और इससे बन जाता है पायरुविक एसिड, यहां पे पुनः एक ATP निकलता है। ठीक है, ये तो था ग्लाइकोलिसिस, ये सामान्य पथ है, दोनों में होगा। अब ये पायरुविक अम्ल जो है ये दो तरीके से व्यवहार कर सकता है। यहां पे नंबर एक, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंजाइम होता है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, उसकी उपस्थिति में ये बनाएगा CH3CHO, और ये CH3CHO बाद में क्या करेगा, और साथ साथ में यहां पे बन जाएगी एक अणु CO2 निकल जाएगा। तो अवायवीय श्वसन होने से CO2 निकलेगी और ये बाद में एथिल एल्कोहल में बदल जाएगा, मतलब C2H5OH में बदल जाएगा। आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लो, नहीं तो उलझ जाओगे ये क्या हो गया। तो एक तो ये पद हो सकता है, या फिर ये पायरुविक अम्ल क्या कर सकता है, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में बदल सकता है, यहां पर CO2 नहीं निकलेगी। तो ये दो प्रक्रम देखे जा सकते हैं आप इसके जो है ना अवायवीय श्वसन के। ठीक है, इसको इनके आधार पे हमने अलग अलग नाम दे रखे। तो पहला नाम लिखते हैं अपन, ये वाले इस वाले पद की बात करते हैं पहले, और इसमें लिखेंगे आप लोग एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन। इसमें जरा सा देखना दोस्तों, यह है आपके पास पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो यदि पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला यौगिक है, उसमें एक CO2 निकल जाती है, तो आपके पास बचता है CH3CHO प्लस CO2। ये इसका नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड, समझ गए, और CO2 बाहर निकल गई। अब आपके पास ये CH3CHO जो होता है ना, ये पॉइजनस होता है, इसलिए इसको कम पॉइजनस पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं एक एंजाइम है एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज। ये एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज जो ग्लाइकोलिसिस में NAD बना था उसको काम में ले लेगा, और उसको काम में लेकर ये क्या करेगा, इस NADH2 को और NAD में बदल देगा, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH का निर्माण हो जाता। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एक कार्बन का लॉस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में,
और एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, और अगले पद में क्या हो जाता है, इस एसिटाल्डिहाइड का अपचयन होकर ये एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसको अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो NAD से आती है। अब एक चीज ध्यान ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। ये ग्लूकोज था और इस ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना, तो आपके पास यहां पर ATP बने भी, NADH2 भी बना, याद है ना आपको? ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। तो ATP और NADP, दो NADH2 दोनों बने। ऊर्जा तो केवल ग्लाइकोलिसिस में निकली है, किण्वन में कोई ऊर्जा नहीं निकली। किण्वन तो यहां से शुरू हुआ है, बताओ मैंने कहीं ATP बनाया है क्या? इसलिए भैया किण्वन में किसी प्रकार की ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती। पहला पॉइंट याद रह जाएगा। दूसरी बात देखो यहां पर, ये NADH2 यदि ETS में जाता तो आपको कितने ATP देता? 3। तो एक अणु पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में एक NADH2 का उपयोग हो जाता है, 3 ATP का लॉस हो जाता है। तो पूरे ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन में ले जाओगे तो 6 ATP का लॉस हो गया है ना किण्वन में। किण्वन में तो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, प्राप्ति कहां है? तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किण्वन के दौरान आंसर आएगा 6 ATP का नुकसान होता है। अब आप कहोगे नुकसान कहां से हो रहा है? देखो हो तो रहा है, बने कहां है बताओ? किण्वन में कोई ऊर्जा नहीं बनती, ऊर्जा तो वास्तव में ग्लाइकोलिसिस में बनी थी। ठीक है, यहां पर तो केवल NADH2 का उपयोग होता है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि इस कार्यक्रम में टोटल 6 ATP का नुकसान हो गया। समझ में आ गई होगी बात? इसको बोलते हैं एल्कोहलिक किण्वन। देखो एंजाइम का नाम भी यहां पे बेहद विशिष्ट है। यदि पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज काम आता तो इसका एसिटाइलेशन होता, और वो वायवीय प्रक्रम है। तो पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है, कोशिका द्रव में नहीं होता। यह कार्यक्रम कोशिका द्रव में होता है क्योंकि अवायवीय जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। दूसरी बात देखो आप लोग, इसमें आती है हमारे पास क्या, यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एसिटाल्डिहाइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। एक अणु से एक पायरुविक अम्ल के, और दो अणुओं से दो CO2 निकल जाएंगी और 2 एथिल अल्कोहल के अणु बन जाएंगे। तो आप यहां पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे, यह प्रक्रम कोशिका द्रव में पाया जाता है। दूसरा, ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से दो अणु एथिल अल्कोहल तथा दो अणु CO2 का निर्माण होता। अगला पॉइंट, किण्वन के दौरान एक अणु पायरुविक अम्ल के अपघटन में 3 ATP की हानि होती। अगला पॉइंट, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज कोशिका द्रव में पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट, हाइड्रोजन दाता NADH2 होता है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान संश्लेषित होता है।
दैट्स ऑल। ये था हमारा कार्यक्रम पूरा। नंबर 1 कोशिका द्रव में होता है क्योंकि पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज भी कोशिका द्रव में पाया जाता है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से, पूरे अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से 2 एथिल अल्कोहल के अणु और 2 CO2 के अणु बनते हैं। एक अणु के अपघटन में 3 एटीपी का उपयोग होता है, तो टोटल के लिए 6 एटीपी की टोटल हानि होगी। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में 6 एटीपी की हानि होती है, पूर्ण अपघटित होने में, सॉरी ऑक्सीकरण न बोल के अपघटित होने में। और फिर अगला बोला कि हाइड्रोजन दाता NADH2 होता है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान निर्मित होता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किण्वन का क्या महत्व है, तो आंसर क्या दोगे आप लोग? ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH2 जो अपचयित हो गए थे उन्हें पुनः ऑक्सीकृत अवस्था में लाने के लिए किण्वन होता है। तो किण्वन एक तरह से क्या करता है, NAD का स्रोत होता है, क्योंकि NADH2 बन गए थे उसमें, वहां पे वो कोई काम नहीं आ रहे और ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यूअस चलाना है, तो NAD की आवश्यकता होगी और उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये वाला पद करता रहे। तो दोस्तों ये था एल्कोहलिक किण्वन। अब हमारा बचा लैक्टिक एसिड किण्वन, ब्यूटायरिक एसिड किण्वन और एसिटिक एसिड किण्वन। लैक्टिक, एसिटिक और ब्यूटायरिक, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम एम्फीबोलिक पथ की बात करेंगे। उसके बाद हम जो है ना प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो मिलते हैं कल उसके लिए आपके साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।